मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम हमारी आगे की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड जो है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग थर्ड यूनिट जो है वो पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब तक हम टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी यानी कि पूर्ण शक्तता, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, और फिर उसके बाद हम इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप ऊतक संवर्धन हम टॉपिक फिलहाल पढ़ रहे हैं। पादप ऊतक संवर्धन में हम लोग पादप ऊतक संवर्धन की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन जो है वो हम लोग समझ चुके हैं, क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसके पर्पज़ यानी कि उसके उद्देश्य क्या है, क्यों हम वो करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है। इसके अलावा हमने उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की क्या क्या इक्विपमेंट्स या उपकरण प्रयोगशाला के अंदर काम आने चाहिए, उनको बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यानी निर्जमीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने इसमें उठाया था पिछली क्लास में, वो था न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया यानी कि संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि संवर्धन माध्यम क्या होता है। न्यूट्रिएंट मीडिया, या इसे हम लोग सही भाषा में लिखें तो हम इसे लिखेंगे कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम यानी कि संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम क्या होता है, ये हिंदी में इसकी डेफिनेशन, कृत्रिम रूप से तैयार किया हो एक ऐसा माध्यम जिसमें पादपों को ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ निश्चित अनुपात में उपलब्ध हो जाएं, वो क्या कहलाता है, संवर्धन माध्यम। इंग्लिश में an artificially designed medium in which all the nutrients required for the plant growth are available in the fixed proportion or fixed ratio. This is known as culture medium। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कल्चर मीडियम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे। कार्बन सोर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व, और इसके अलावा इसमें ग्रोथ हार्मोन्स, अमीनो एसिड, विटामिन्स और इनऑर्गेनिक सोर्सेज वगैरह, ये सब हम लोग एक मोटा मोटा एक 4-5 चीज़ों के नाम हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिए थे। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि अकार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि अकार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, देखो इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। कल्चर मीडियम जो है इसके बारे में एक सामान्य परिभाषा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने कल्चर मीडियम के लिए, संवर्धन माध्यम के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रपोज किए हैं, जो कि पादप ऊतक संवर्धन में फ़िलहाल आज के समय में अलग अलग लेबोरेटरीज़ में कल्चर मीडियम यूज़ आते हैं। वो सभी कल्चर मीडियम अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रपोज किए गए हैं। तो हर कल्चर मीडियम को उन वैज्ञानिकों के नाम से नाम दे दिया गया है। बुक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा व्हाइट्स मीडिया। इसका मतलब क्या है, इस कल्चर मीडियम को यानी कि इस संवर्धन माध्यम को व्हाइट नाम के वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा एक B5 मीडिया। ये इसके कंपोजिशन के आधार पर डिपेंड करता है B5 मीडिया। एक मीडिया आपको कॉमनली बुक में लिखा मिलेगा MS मीडिया। MS मीडिया जो है ये, इसका मतलब है मुराशिगे एंड स्कूक मीडिया, यानी कि इन दो लोगों ने इस माध्यम को प्रपोज किया था। प्रपोज करने का मतलब है कि इन दो लोगों ने इस माध्यम को बनाया था। तो अलग अलग कल्चर मीडिया जो हैं, अलग अलग संवर्धन माध्यम प्रचलन में हैं। ये हर संवर्धन माध्यम एक दूसरे से मुख्य तो सभी रूप से समान होते हैं। इनमें उन्हीं 5 पदार्थों की आवश्यकता होती है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बन का सोर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, विटामिन्स, हार्मोन्स। ठीक है ना, लेकिन इन सब का कंपोजिशन जो होता है वो सब में अलग अलग होता है।
ठीक है। इसके अलावा हर न्यूट्रिएंट जो है वो अलग अलग कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अधिकतर प्रयोगशालाओं में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ आने वाला मीडिया है वो है MS मीडिया या मुराशिगे एंड स्कूग मीडिया, ठीक है ना। तो ये MS मीडिया यानी मुराशिगे स्कूग मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, सबसे ज़्यादा कॉमनली ये यूज़ आता है और हम इसी के बारे में ज़्यादातर अध्ययन करते हैं, ठीक है। बाकी किताबों में आपको हर तरह का मिल जाएगा, आपको याद किसी को भी नहीं रखना। आपको जो क्या है कि बुक में एक टेबल मिलती है, उस टेबल में लिखा होता है कौन सा पदार्थ कितना कितना डाला जाता है। आपको वो किसी को भी याद नहीं रखना कि टेबल के बारे में कि कौन सा पदार्थ कितने मात्रा में डाला जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं। माइक्रो अलग यानी कि सूक्ष्म अलग और मैक्रो अलग, 5-7 तरह के ये होते हैं, 5-7 तरह के ये होते हैं। हर एक का कंपोजिशन, जैसे कि कोई एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये अमोनियम नाइट्रेट जो है एक प्रकार का एक पदार्थ है जो कि कल्चर माध्यम में, संवर्धन माध्यम में इसको डाला जाता है, इसको उपयोग किया जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन है 1650 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको 50 तरह के अलग अलग जो है पदार्थ हम हमारे संवर्धन माध्यम के अंदर उपयोग में लेते हैं, उनको डालते हैं। तो हर एक पदार्थ का नाम और उसकी सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन, ये सब याद रखने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या है बहुत सारे मिलेंगे, तो हर एक याद करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। आपको क्या याद करना है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्यतः 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो कि संवर्धन माध्यम में डाले जाते हैं। उन 5 पदार्थों में संवर्धन माध्यम को किस तरीके से बनाया जाता है वो सब आपको याद रखना है। टेबल आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, ठीक है ना। तो हम कल्चर मीडियम में या संवर्धन माध्यम को 2 टॉपिक्स में बांट करके पढ़ेंगे। पहला तो है कि कौन कौन से पदार्थ इसमें डाले जाते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि संवर्धन माध्यम को बनाया किस तरीके से जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से पदार्थ संवर्धन माध्यम में डाले जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। सबसे पहले है अकार्बनिक पोषक तत्व यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन पादपों को ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। 2 भागों में ये बटे होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनको हिंदी में बोल देंगे हम स्थूल पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। एक होता है स्थूल पोषक तत्व और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। स्थूल पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये मुख्य 3 स्थूल पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। इसके अलावा कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये 3 और होते हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर इनको क्लासिफाई किया गया है। ये सभी जो पोषक तत्व हैं ये पादपों को वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए ये सभी नेसेसरी होते हैं। अब स्थूल यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों, क्योंकि इनकी मात्रा जो होती है उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा मात्रा के अंदर प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट्स, दे आर रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट्स। एक फिक्स लिमिट है 0.5 मिली मोलर, इनकी जो मात्रा है 0.5 मिली मोलर। इससे अधिक मात्रा में जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़े वो पदार्थ कहलाते हैं स्थूल पोषक तत्व यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि इन पदार्थों की आवश्यकता हमको इससे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। इससे ज़्यादा सांद्रता में हमें इन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है 0.5 मिली मोलर, ठीक है ना बच्चों। तो ये होगी बात। दूसरे हैं
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट, हालांकि वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्य मुख्य इसमें हम पढ़ लेते हैं। फेरस, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, बोरॉन। फेरस, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, बोरॉन। मोलिब्डेनम भी है, मोलिब्डेनम। तो ये सभी क्या है, इस सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी मात्रा हमें 0.5 मिलीमोलर से कम इनकी हमें मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। और भी पदार्थ हैं, सोडियम, सोडियम, हाँ बस ये पदार्थ हैं। तो ये जो है इनकी मात्रा हमें इससे कम, ठीक है, इससे कम हमें इन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कहलाते हैं क्या, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्थूल पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जिनकी अधिक सांद्रता हमें संवर्धन माध्यम में रखनी होती है, ठीक है, जिनकी अधिक सांद्रता संवर्धन माध्यम में रखनी होती है, दे आर रिक्वायर्ड इन हायर कंसंट्रेशन। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व वो दे आर रिक्वायर्ड इन लो कंसंट्रेशन, इनकी सांद्रता हमें संवर्धन माध्यम में कम रखनी होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से संवर्धन माध्यम होता है उसी प्रकार से पादपों को मिट्टी के अंदर भी इसी मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, स्थूल पोषक तत्व होते हैं, इनकी मात्रा पादपों को ज़्यादा होती है ग्रोथ के लिए, ज़्यादा चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इन पदार्थों की मात्रा पादपों को कम चाहिए होती है अपनी वृद्धि के लिए, ठीक है ना। दे आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स एंड दे आर रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट्स। और उसी प्रकार से संवर्धन माध्यम में भी इनकी सांद्रता रखी जाती है, जिनकी सांद्रता इससे ज़्यादा वो मैक्रो में, जिनकी सांद्रता इससे कम वो माइक्रो में। तो ये हो गए हमारे सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि अकार्बनिक पोषक तत्व। दूसरा आता है इसमें हमारा कार्बन का सोर्स ऑफ कार्बन, या इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक सोर्स। कार्बन का स्रोत, देखिए कार्बन के स्रोत की क्यों आवश्यकता पड़ती है। कार्बन एक ऐसा मुख्य एलिमेंट है, एक ऐसा मुख्य तत्व है जिसको पादपों को अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्यों, कार्बन से ही सभी प्रकार के पदार्थ, सभी प्रकार के अवयव जो हैं वो कोशिकाओं के अंदर बनते हैं। सभी पदार्थों के अंदर मुख्य जो अणु होता है, जो मुख्य तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, कार्बन ही होता है। जो पौधे बाहर खुले वातावरण में वृद्धि करते हैं, खुले वातावरण में जो पौधे लगे हुए होते हैं वो कार्बन के सोर्स के रूप में किसका उपयोग करते हैं, वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उससे वो कार्बन को प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इस कार्बन को एसिमिलेट करते हैं, इसको उपयोग में लेते हैं। लेकिन जो पौधे प्रयोगशाला के अंदर वृद्धि करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर हम जिन पौधों को ऊतक संवर्धन विधि से वृद्धि कराते हैं उन पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक है। तो ऐसे पादपों को वृद्धि कराने के लिए हम लोगों को बाहर से कार्बन का स्रोत अवेलेबल कराना पड़ता है। कार्बन का स्रोत जो होता है वो उनको मुहैया कराना पड़ता है, ठीक है। तो कार्बन के स्रोत के रूप में मुख्यतः हम क्या काम में लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और सबसे ज़्यादा जो कॉमन सोर्स होता है कार्बन का वो है सुक्रोज। कार्बन का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो होता है सुक्रोज। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कभी भी कि न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर या प्लांट टिश्यू कल्चर में, कल्चर मीडिया के अंदर कार्बन के सोर्स के रूप में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, तो उसका उत्तर आपको हमेशा सुक्रोज ही देना है, क्योंकि अधिकतर जो एक्सप्लांट होते हैं वो सुक्रोज के सोर्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वृद्धि
करते हैं। हालांकि ये सब भी कार्बन के सोर्स हैं, कुछ मीडिया के अंदर है, कभी कभी इनका उपयोग भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आ जाने वाला कार्बन का सोर्स है, कार्बन का स्रोत है, वो होता है सुक्रोज। ये एक प्रकार की शर्करा है, ये एक प्रकार की शर्करा है जो कि कार्बन के सोर्स के रूप में उपयोग में आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बन के सोर्स के बाद विटामिन्स। विटामिन विटामिन देखिए, जो प्लांट होते हैं वो तो क्या है, विटामिन्स अपना खुद बना लेते हैं, वो तो अपने लिए विटामिन्स जो होते हैं वो खुद बना लेते हैं, लेकिन जो करतोतक है वो इस लायक नहीं होते, उनके कोशिकाओं के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने लिए विटामिन्स का निर्माण खुद कर सकें। विटामिन्स जो हैं अधिकतर एंजाइम्स के साथ मिलकर के काम करते हैं, और बिना विटामिन्स की उपस्थिति के जो एंजाइम होते हैं, बहुत से एंजाइम होते हैं, पूरी क्रिया नहीं कर पाते। इसके अलावा विटामिन्स कोशिकाओं के अंदर अन्य कई प्रकार की क्रियाओं में भी काम आते हैं। तो जो करतोतक है, एक्सप्लांट है, उसको ग्रोथ के लिए प्रॉपर विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो इसमें विटामिन होता है वो थायमीन, इनोसिटोल, पेरिडॉक्सिन। ये अलग अलग विटामिन्स हैं जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। एक इनमें निकोटिनिक एसिड भी आप लिख लीजिए। निकोटिनिक एसिड, थायमीन, इनोसिटोल, पेरिडॉक्सिन और निकोटिनिक एसिड ये कॉमनली यूज विटामिन्स हैं जो कि कल्चर मीडियम के अंदर डाले जाते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है, ये हो गए हमारे विटामिन्स। चौथे हो गए, चौथे पदार्थ जिसकी आवश्यकता होती है वो होता है ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि नियामक। वृद्धि नियामक, ये मुख्यतः हार्मोन्स होते हैं, 4 प्रकार के हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड। ये हार्मोन प्लांट्स के अंदर तो नेचुरली बनते हैं, लेकिन हम प्लांट्स में से, क्योंकि एक्सप्लांट है, उस एक्सप्लांट में ये हार्मोन्स नहीं बन सकते या बहुत कम सांद्रता में बनते हैं, इसलिए हम आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से इन हार्मोन्स को बाहर से, वृद्धि नियामकों को बाहर से उपलब्ध कराते हैं। तो कुछ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हार्मोन्स हैं जो कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हैं, उनको हम ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में प्लांट को देते हैं। वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से ग्रोथ हार्मोन काम करते हैं। ऑक्सिन का एग्जाम्पल है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोडाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, आपको केवल शॉर्ट नाम याद रखना है। और 2,4,5-T, 2,4,5-ट्राइक्लोरोट्राइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T। ये सभी क्या है? ये सभी हैं हमारे ऑक्सिन हार्मोन। ये सभी जो केमिकल्स हैं ये ऑक्सिन हार्मोन के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं कल्चर मीडियम के अंदर, संवर्धन माध्यम के अंदर। इनसे कोशिका विभाजन होता है और कैलस वृद्धि होती है। इनसे कोशिका विभाजन व
कैलस वृद्धि होती है। इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं सेल डिवीज़न और कैलस ग्रोथ, इनसे होती है। इसके अलावा इससे रूट डिफरेंशिएशन यानी कि मूल का निर्माण भी होता है। मूल निर्माण, रूट ग्रोथ भी होती है या रूट फॉर्मेशन भी होती है इनसे, रूट फॉर्मेशन भी इनसे होती है। दूसरे आ जाते हैं हमारे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के लिए काइनेटिन, जिएटिन, साइटोकाइनिन के लिए जो कृत्रिम पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो हैं काइनेटिन, जिएटिन, ZIP, BAP, TDZ। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, जीटा इमिनोप्यूरिन, BAP एंड TDZ। ये सभी साइटोकाइनिन हार्मोन हैं। इनसे सेल डिवीज़न, एक्सिलरी बर्ड्स और शूट डिफरेंशिएशन कराया जाता है। इनसे सेल डिवीज़न, एक्सिलरी बर्ड यानी कक्षस्थ कलिका और शूट डिफरेंशिएशन इनसे होता है या शूट ग्रोथ, प्ररोह वृद्धि इनसे होती है। ठीक है, ये काम होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स का। मुख्यतः यही दो हार्मोन जो होते हैं कोशिका इसमें हमारे पादपूतक संवर्धन में काम में लिए जाते हैं। बहुत अल्प मात्रा में कुछ जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड वगैरह के हार्मोन्स को भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे हार्मोन। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन के रूप में उपयोग में लिया जाता है जिब्रेलिक एसिड को। जिब्रेलिन इसके रूप में उपयोग में लिया जाता है जिब्रेलिक एसिड को। जिब्रेलिक एसिड चार हो गए हमारे। पांचवें प्रकार के जो पदार्थ हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है वो है कार्बन सप्लीमेंट एंड अमीनो एसिड्स। एंड अमीनो एसिड्स। कार्बनिक पूरक तत्व व अमीनो अम्ल। कार्बनिक पूरक तत्व व अमीनो अम्ल। मुख्यतः ये इस प्रकार के तत्व होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जो कि कार्बन का सोर्स जो कि हम सुक्रोज काम में ले रहे हैं उससे इनका निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, तो अमीनो अम्ल को हमें अलग से इसमें डालना पड़ता है मीडिया के अंदर, माध्यम के अंदर। इसमें ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज आने वाले अमीनो एसिड जिनको हम काम में लेते हैं वो है ग्लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड।
आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बायोकेमिस्ट्री में जब हम अमीनो एसिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी आप केवल नाम याद रख लीजिए, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, 4 प्रकार के अमीनो हम मुख्यतः हम काम में लेते हैं, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो अमीनो एसिड काम में लिया जाता है वो होता है ग्लाइसिन। सबसे ज़्यादा उपयोग में ग्लाइसिन का लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कभी कभी हम केजिन हाइड्रोलाइसेट जैसे पदार्थ का भी उपयोग कर सकते हैं। ये अमीनो अम्ल नहीं है, केजिन हाइड्रोलाइसेट, ये भी कार्बन के सोर्स के रूप में या प्रोटीन के सोर्स के रूप में उपयोग में लिया जाता है, केजिन हाइड्रोलाइसेट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कार्बनिक पूरक व अमीनो अम्ल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पदार्थों की जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो 5 हमारे मुख्य पदार्थ होते हैं जो संवर्धन माध्यम के अंदर हम उपयोग में लेते हैं। इन सभी की सांद्रता या इन सभी की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा हमें एक मुख्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, वो है जेलिंग एजेंट। ये उन 5 से अलग है, यानी कि जलीय पदार्थ। ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, हम संवर्धन को 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है ठोस माध्यम में, यानी कि सॉलिड मीडियम। ठीक है, दूसरा होता है तरल माध्यम में, यानी कि लिक्विड मीडियम। अगर हमारा एक्सप्लांट है, अगर हम एक्सप्लांट को कल्चर कर रहे हैं तो उसको हम हमेशा ठोस माध्यम के अंदर कल्चर करते हैं, संवर्धन करते हैं। सॉलिड मीडियम के ऊपर हम उसको कल्चर करते हैं। अगर हम एक्सप्लांट नहीं है, हम किसी कोशिका का संवर्धन कर रहे हैं, 1, 2 या कोशिकाओं का अगर हम संवर्धन कर रहे हैं, जो मुक्त कोशिकाएं होती हैं, तो उनको हमेशा हम लिक्विड मीडियम के ऊपर यानी कि तरल माध्यम के ऊपर संवर्धित करते हैं। दोनों माध्यमों में फ़र्क क्या होता है? ठोस माध्यम और तरल माध्यम, इन सभी के अंदर मुख्य पदार्थ समान होते हैं, सेम होते हैं। जो हमने 5 पढ़ा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बन सोर्स, विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि हार्मोन, और 5वां अमीनो एसिड्स। ये पांचों के पांचों जो हैं इन दोनों के अंदर समान होते हैं, समान सांद्रता होती है, समान सेम कंसंट्रेशन होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर हम तरल माध्यम को ठोस बनाना चाहें तो उसमें हम एक पदार्थ डालते हैं, वो होता है जलीय पदार्थ यानी जेलिंग एजेंट। इस जेलिंग एजेंट का काम क्या होता है? हमारे माध्यम को ये ठोसता प्रदान करता है, सॉलिड उसको बना देता है। ठीक है ना, पदार्थ को जेल जैसी संरचना जो होता है वो बनाने के काम आता है। इस जलीय पदार्थ का नाम होता है, जो कि हम काम में लेते हैं, अगार। ये जो जलीय पदार्थ होता है जिसको हम काम में लेते हैं वो है अगार। अगार एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि पानी में मिलाने के बाद अगर हम इसको गर्म करें, इसको अगर हम पानी में मिलाने के बाद अगर हम पानी को गर्म कर दें, उबाल दें, और उसके बाद अगर हम पानी को ठंडा करें, तो जो पानी होगा वो एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाएगा। सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर जो होगा वो बदल जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं अर्ध ठोस। अर्ध ठोस संरचना के अंदर वो बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे शहद होता है, शहद को अगर आप जमा दो तो जमने के बाद वो किस तरह की संरचना बन जाती है, एक ठोस और लचीले पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेमी सॉलिड संरचना। तो किसी भी न्यूट्रिएंट मीडिया को, संवर्धन माध्यम को या कल्चर मीडिया को अगर हमें सॉलिडिफाई करना है, अगर हमें उसे सॉलिड मीडियम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें क्या मिला देते हैं? अगार। हम उसमें अगार मिला देते हैं। लगभग 15 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में हम अगार उसमें मिला देते हैं। अगार मिलाने के बाद हम उसे गर्म करते हैं, तेज
पानी तेज़ उबालते हैं और तेज़ गर्म होने के बाद जब वो ठंडा होता है तो ठंडे होने के बाद वो जो पदार्थ होगा, वो जो माध्यम होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि वो जम जाता है, सेमी सॉलिड संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके ऊपर हम हमारे जो एक्सप्लांट होता है यानी कर्तोतक होता है उसको डाल देते हैं, कर्तोतक उसी के ऊपर वृद्धि करता है। तो ये हम कब काम में लेते हैं? जब हमें कर्तोतक को वृद्धि कराना है, कर्तोतक को हमें संवर्धन करना है किसी सॉलिड मीडियम के ऊपर। अगर हमें कर्तोतक को वृद्धि नहीं करना, हमें अलग अलग कोशिकाओं की वृद्धि करानी है, तरल माध्यम में वृद्धि करानी है, तो हम जेलिंग एजेंट का उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगार, जो कि छठा हमारा पदार्थ है जो कि संवर्धन माध्यम में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। कभी कभी एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका उपयोग भी कर लिया जाता है अगर किसी इन्फेक्शन से हमें हमारे पदार्थ को या हमारे संवर्धन माध्यम को बताना है। इससे क्या होता है कि जो संक्रमण है अगर वो है तो वो नष्ट हो जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों का, बैक्टीरिया का संक्रमण अगर है तो नष्ट हो जाता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग भी कर लिया जाता है। अब बात आती है कि कल्चर मीडियम को बनाने का तरीका, यानी कि संवर्धन माध्यम को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो तरीका है, मेथड यानी कि तरीका, किस प्रकार से संवर्धन माध्यम बनाया जाता है। देखिए, तरीका जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें हर एक पदार्थ की सांद्रता पता चल गई, हमने टेबल में से देख ली जिस पदार्थ को इतना डालना है और हमने उसको पानी में मिलाया और हमारा संवर्धन माध्यम बनके तैयार हो गया। इस तरीके से नहीं होता। इसको बनाने का एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमें संवर्धन माध्यम को बनाना चाहिए। तो वो जो प्रोटोकॉल है किस तरीके से बनाया जाता है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बनाने के साथ साथ उसे निर्जमीकृत करना भी जरूरी होता है, स्टेरिलाइजेशन करना भी उसका जरूरी है। तो वो दोनों प्रोसेस कि संवर्धन माध्यम को कैसे बनाते हैं और फिर उसे स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, ये दोनों हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।